सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एक दो मिनट लिखने के लिए दिया करिए प्लीज़। तो भाई ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलती है शायद, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हट जाती है यूट्यूब से। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज़ पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 22। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये फिर आज वही हुआ। एकदम से जब लाइव स्टार्ट होता है तो ये डिक्रीज़ क्यों हो जाते हैं? हम्म चलिए, तो आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस दैट इज़ नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीन या फिर फॉस्फोरस। कार्बन की अगर बात करें तो ये किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है ज़रा बताएंगे, जिसको कि हम पूरा कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो कार्बन आपको देखने को मिलेगा बोरॉन और नाइट्रोजन फैमिली के बीच में। तो कार्बन के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इट इज़ 6, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 2,4 होगा, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कार्बन के मन में कि आगे जाएँ कि पीछे जाएँ, आगे पीछे। यानी कि आगे पीछे से मेरा मतलब ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। आप बोलोगे सर गेन करना सही है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो तभी होंगे, लूज़ कर देगा तो 2 ही तो बचेंगे। बेटा ये के शेल है, के शेल की ऑक्टेट ऐसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरी हो जाती है। तभी हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्टि मिल जाती है, हीलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन उसके आगे आप शेल में बढ़ेंगे Lm, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इसमें 4 भी लूज़ भी करना उतना ही उसके लिए टफ है या फिर आसान है जितना कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इसलिए कार्बन एक हमारी एक यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है, और क्योंकि छोटा भी एलिमेंट है तो ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें कि एक कैटिनेशन होती है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन वो होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में लंबी लंबी चेन्स बनती हैं। अब ये एलोट्रोप क्या होता है? अपरूप, यानी कि कार्बन के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, और वो लंबी चेन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है कि भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा बताएंगे कि किसको हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरीन और फॉस्फोरस में ऑब्वियस सी बात है फॉस्फोरस तो एक खुद अपने आप में एलिमेंट है, तो वो तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे ही आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इसके एलोट्रोप्स हैं। ये फुलरीन है जिसको बकमिस्टर फुलरीन बोलते हैं। इसमें टोटल कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, तो इसीलिए इसको C60 बोलते हैं। ये आपका फुटबॉल की शेप में होता है। ठीक, ये है ग्रेफाइट, ये है ग्रेफाइट और ये है ग्रेफीन। अंतर क्या होता है? ग्रेफाइट और ग्रेफीन में अंतर ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेफीन है इसमें सिंगल लेयर है सिर्फ कार्बन एटम्स की। यहाँ पे देख सकते हैं एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यहाँ पे सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की। ग्रेफाइट में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल से आ रहे हैं। बट जो ग्रेफाइट होता है वो आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड हार्ड होता है इतना, और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है बहुत। ऐसा क्यों होता है कि दोनों सेम के ही एलोट्रोप हैं, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से बन रहे हैं। डायमंड एक तरफ से हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है कि स्लिपरी नेचर का होता है।
इसके पीछे का कारण है इनकी बॉन्डिंग में। ग्रेफाइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्डेड है, एक कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। यानी कि एक कार्बन यहाँ पे अगर हम देखें, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है, इसलिए जो ये बॉन्डिंग है उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। डायमंड स्पार्कल क्यों करता है ये आप कमेंट बताएंगे, बिकॉज ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, हीरा क्यों चमकता है। तो ये करता है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। क्लियर? In which of the following schedules of the Wildlife Protection Act 1972 is the most common wildcat in India Felis chaos listed? किस शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में ये आपका लिस्टेड है? अगर हम बात करें फेलिस चाओस की, तो ये देखिए वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें आपके टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, जिसमें शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 1 और 2 में दोनों में आती हैं आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिनको कि अगर आपने हंटिंग करी, जिनको कि अगर आपने मारा, तो फिर आपकी जो है मतलब आपकी पिटाई करी जाएगी, ठीक है। तो जो शेड्यूल 1 है इसमें भी एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में भी एंडेंजर्ड है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे जैसे आप शेड्यूल 1 से 6 की तरफ जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शंस कम होते रहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम होते जाते हैं। मतलब कि इसमें तो एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिली हुई है इस पर्टिकुलर शेड्यूल में, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ मेंशन्ड हैं, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिली हुई है। जैसे कि टाइगर ले लो, ब्लैक बक ले लो, बेचारे सैल्मन भाई इसी वजह से चक्कर में तो फंसे फिर, ठीक है। चीता ले लो और हॉर्नबिल ले लो। हॉर्नबिल क्या एक बर्ड है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, कितने दिन का फेस्टिवल होता है ये आप बताएंगे। क्लाउडेड लेपर्ड ले लो, क्लाउडेड लेपर्ड, जो क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये लद्दाख का स्टेट एनिमल है। इसकी जो स्किन होती है ना उसमें मतलब ऐसे क्लाउड से अपीयर होते हैं। जो शेड्यूल नंबर 2 है इसमें भी प्रोटेक्शन है, लेकिन इतनी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं, इसमें भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ही आती हैं आपकी। इसमें आती है जैसे कि आपका इंडियन फॉक्स, कश्मीरी फॉक्स, ठीक है। ध्यान रखना फ्लाइंग फॉक्स नहीं है इसमें, फ्लाइंग फॉक्स 3rd शेड्यूल में आती है, यहाँ पे 3rd और 4th में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कश्मीर फॉक्स और इंडियन फॉक्स है, ठीक है, मेनली ये आती हैं। देन शेड्यूल 3rd में और प्रोटेक्शन कम हो जाती है, शेड्यूल 4 में और कम हो जाती है, उसमें भी एंडेंजर्ड नहीं आते हैं। जैसे कि इसमें बात करें तो जो आपके हीना हो गए, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स हो गए, तो ये इसमें आ जाते हैं। शेड्यूल नंबर 5 की अगर बात करें, शेड्यूल 5 में वो हैं दैट कैन बी हंटेड, जिनकी हंटिंग की जा सकती है। देखो 1 और 2 में भी मारा जा सकता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम केस में, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को डेंजर होता है, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट होता है, उसी केस में मारा जा सकता है शेड्यूल 1 और 2 के जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको। यहाँ पे शेड्यूल 5 वालों को हंट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल चूहे हो गए, रैट हो गए, ठीक है, जो हमारे बैट्स होते हैं, चमगादड़ हो गए, कौवे हो गए, तो ये शेड्यूल 5 में आते हैं। और शेड्यूल 6 में कौन आते हैं? शेड्यूल 6 में वो लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज़ आती हैं जिनको कि ग्रो नहीं किया जा सकता, जिनको कि कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि वो नहीं होते हमारे हेम्प वगैरह, भांग वगैरह, तो वो प्लांट स्पीशीज़ दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टिवेशन, दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन। क्लियर इतनी चीज़? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 और इज द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट। ये आपका शेड्यूल नंबर 2 में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका फेलिस चाओस है, जो कॉमन वाइल्ड कैट है आपका, ये इसमें शेड्यूल 2 में आता है। अब मुझे पता है कि सारे आप रट नहीं सकते हो, लेकिन एटलीस्ट बस ये है कि अगर ये आया है क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत इससे रिलेट करके जो आसपास का हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अगर अब सोचो अगर इतना पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर किसी से नहीं बनेगा, बिकॉज ये यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं जो डिफरेंट एक्ट हैं। तो अगर ये फेलिस चाओस वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमें पता है जैसे अब सीबॉजियम है, मेंडेलिवियम है, सीजल 2022 में पूछा, उसके बाद अभी तक जितने भी सीजल के एग्ज़ाम हुए उसमें पूछा, ठीक है, 2000 में उससे पहले भी पूछा। तो क्योंकि कुछ इक्का दुक्का कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है उस पर एसएससी। तो वही है कि अगर इस वाइल्ड लाइफ का नाम रिपीट करता है एसएससी तो हमें पता होगा, और अगर जिसने नहीं लगाया पीवाईक्यूज तो ऑब्वियस सी बात वो
कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे वाइल्ड लाइफ के नाम और के शेड्यूल में वो रटना काफ़ी मुश्किल है। इन विच ईयर वॉज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश्ड, विदेशी निवेश बोर्ड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960, 68, 65 या फिर 1991? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ऐसे ही आपका आता है IRDAI, दैट इज़ इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जरा कमेंट बताएंगे इसको कब स्टैब्लिश किया गया और इसके चेयरमैन कौन है? भी जैसे यूपीएससी के चेयरमैन तो अभी बन गई हैं, है ना, प्रीति सूदन मैम। तो IRDAI की बात करेंगे तो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन है अभी, जैसे कि अभी कोई आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था शायद, उसी में ही देबाशीष पांडा, मतलब कि भर भर के इस तरह से पूछे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो करंट चेयरमैन है। तो IRDAI इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, और चेयरमैन और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरह जरा बताएंगे नेशनल जो हाउसिंग बैंक है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था? ये मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था? नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करेंगे तो 1988 में। सेबी भी 1988 में होता है, लेकिन 1992 का जो सेबी एक्ट आता है उससे उसको स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक रिकग्निशन मिलता है। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप बोलोगे सर दोनों होगा तो वो एकदम लिखेगा ये सेबी एक्ट कब आया था इस तरह से, और अगर कुछ ना लिखा हो बस ये लिखा हो व्हेन सेबी स्टैब्लिश तो 1992। सिडबी की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990 यानी इन 2 सालों के बीच का जो साल है 1990। इसका हेडक्वार्टर इसका सेबी का तो आपका मुंबई में है, और ये क्या चीज़ देखता है? जो भी आपका शेयर, म्यूचुअल फंड, ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई फर्जी का एडवाइस तो नहीं दे रहा है, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी लोग फर्जी का एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं तो उनके खिलाफ नकेल कसना, ये सब सेबी का काम होता है। और इसकी जो करंट में चेयरपर्सन है वो है माधवी पुरी बुच, फर्स्ट नॉन IAS एंड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सिडबी की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में लोकेटेड है। और वहीं नाबार्ड की बात करेंगे तो आपको पता है 12 जुलाई 1982 1982 B शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। और नाबार्ड ने SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस ईयर स्टार्ट किया था? नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक को लिंक करने का प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? In case the president is satisfied with the governor's report, he may declare the president's rule under Article 356, but such proclamation is initially for a period of। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी जो आती है हमारी किस पार्ट में आती है, जरा बताएंगे कमेंट में, और किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया है। तो इमरजेंसी हमारा पार्ट नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, पार्ट नंबर 18, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं नो डाउट, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी तो नहीं, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ जिसको कि हम स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं। और आर्टिकल 360 बात करता है किसकी? ये आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय जो आपातकाल है उसकी बात करता है। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो इसको कितने ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है, ये भी चीज़ पढ़ चुके हैं। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रेबेलियन वर्ड को जोड़ा गया था बाय दी 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 और 1975। 25 जून 1975 को जो लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगी थी, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस अब सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा करंट गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। और बात करें अगर नेशनल इमरजेंसी की तो इसका जो प्रोक्लेमेशन है, प्रोक्लेमेशन की बात करें, जब इसको लगाया जाता है दैट मीन्स प्रोक्लेम किया जाता है, तो इसका प्रोक्लेमेशन का जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करवाना होता है, एंड दैट टू विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। और इसको विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर ही अंदर इसको पास करवा लेना होता है। वहीं अगर इस प्रोक्लेमेशन के रिमूवल की बात आती है कि भाई मतलब इसको हटाना है नेशनल इमरजेंसी को, तो हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है बस। राष्ट्रपति चाहे तो अपने आप भी हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाता है, इमरजेंसी लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मना है तब, वो जब ये लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेंगे तब। और हटाना है तो प्रेसिडेंट अपने आप से हटा सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन को पास करके हटाना है तो वो सिर्फ लोकसभा ही अपने पास ये पावर रखता है कि लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उस इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। कमेंट में बताएंगे नेशनल इमरजेंसी जब लगी हो तो लोकसभा का जो टेन्योर है उसको कितने टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। 356 ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट तब इमरजेंसी लगा सकता है अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी carried in accordance with the provisions of constitution, यानी जो संविधान के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जो यहाँ की सरकार है उसको चलाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। अच्छा, इमरजेंसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए 2 ग्राउंड होते हैं। एक तो 356 में मेंशन्ड है, दूसरा 365 में मेंशन्ड है। जो दूसरा वाला है वो आर्टिकल नंबर 365 में मेंशन्ड है कि अगर कुछ यूनियन यानी कि सेंटर ने डायरेक्शंस दिए स्टेट को कि भाई तुम्हें ये करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है, और अगर स्टेट वो फेल कर जाता है उनसे कंप्लाई करने में, तो भी इमरजेंसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और 360 की बात करें, जरा कमेंट बताएंगे सबसे ज़्यादा बार किस स्टेट में, इन विच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, और ये भी आज तक कभी नहीं लगाई गई है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी फिर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार लगाया गया तो यह है मणिपुर, टोटल 10 टाइम्स यानी 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। यूपी में 9 बार लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूछा था लोकसभा का टर्म कितने टाइम से एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 1 साल, 1 ईयर एट अ टाइम, एक बारी में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, आज इमरजेंसी रुक गई तो 6 महीने के बियॉन्ड, अगर मान लो लोकसभा का टर्म पूरा होना था तो 6 महीने के बियॉन्ड वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है। आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि इन केस प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, तो ये इनिशियली कितने पीरियड तक चलती है ये जो प्रेसिडेंट रूल है, 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो ये भी कौन ऑथराइज करेगा, पार्लियामेंट ही ऑथराइज करेगा, और उसको उस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को 2 महीने के अंदर पास करवाना होगा पार्लियामेंट में। जिस तरह राष्ट्रीय आपातकाल वाले को 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ उस प्रोक्लेमेशन को पास करवाना होता है, प्रेसिडेंट रूल वाले को 2 महीने के अंदर पास करवाना होता है, ठीक। और वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको चलाता है। क्या सर विधानसभा को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है? ज़रूरी नहीं कि विधानसभा को ख़त्म कर दिया जाए, हो सकता है कि विधानसभा को भी ख़त्म करके फिर फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को थोड़ा सा मतलब एक तरह से डिसॉल्व कर दिया जाए, हटा दिया जाए कुछ टाइम के लिए, और प्रेसिडेंट ही डायरेक्टली वहाँ पर रूल करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे कम जनसंख्या कौन सी लैंग्वेज सबसे कम जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है? स्पाई एजेंट बेटा पढ़ लो हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द कौन सी लैंग्वेज सबसे कम बोली जाती है? तो सबसे पहले तो बताएंगे कि कौन सा स्टेट था जो भाषा के आधार पे सबसे पहला मतलब स्टेट बना था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहला कौन सा स्टेट बना था, ये आपको बताना है। अब ये जो लैंग्वेज का जो 2011 के सेंसस का जो हुआ था, जो ऑब्वियस बात है आपको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करते हैं। 2011 में कौन थे? सी चंद्रमौली साहब थे, ठीक है। तो उन्हीं के अंडर में सारी चीज़ें हुई। लैंग्वेज वाला भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें पता चला कि भाई हिंदी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में, 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। सेकंड जरा बताओ, सेकंड सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज है? गेस करो जल्दी से, सेकंड गेस करो, थर्ड गेस करो। तो सेकंड हमारी हिंट देता हूँ, पहला बैशाख, ठीक है। तो ये है बंगाली लैंग्वेज। तो बंगाली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे बोली जाती है, रफली 8% याद कर लो, वैसे तो एक्यूरेटली 8.03% है। देन इसके बाद आती है मराठी, गुड़ी पड़वा वाला, ठीक है। मराठी 6.86% है टू बी प्रिसाइज, बट आप 6.8% याद कर लो। फोर्थ में अगर बात करें तो तेलुगु है 6.7%, चल क्यों नहीं रहा, तेलुगु है 6.7%, लेकिन सबके परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट स्पोकन है संस्कृत, सेकंड लीस्ट स्पोकन बोडो, ठीक है। संस्कृत है सबसे कम स्पोकन, देन है आपकी बोडो,
देन है आपकी मणिपुरी। जरा कमेंट बताएंगे कि बोडो कहाँ पे बोली जाती है। ये हम शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। भारत में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं? तो टोटल 20 कितनी है? टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अभी जो शेड्यूल्स पढ़ रहे थे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले थे, ठीक है, ध्यान रखना। किसी ने इनको कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से तो कंफ्यूज नहीं कर लिया ना, ये जो हम सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, ठीक है, ये अलग हैं। ये इस पर्टिकुलर एक्ट के शेड्यूल्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल अलग होते हैं। पहले वाले में क्या है? टेरिटरी के बारे में मेंशन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तीसरी में क्या है? अफर्मेशन एंड ओथ है। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। दूसरी में क्या है? एमोल्यूमेंट यानी भत्ता वगैरह कितना मिलेगा वो है, ठीक है। तो वो अलग अलग है, कन्फ्यूज़ मत करना उनको। क्लियर? ये बना था आपका आंध्र प्रदेश 1953 में। वैसे तो पूरी तरह से 1956 में क्रिएट हुआ था, लेकिन 1953 में भाषा के आधार पर लैंग्वेज के बेसिस से बना था। इसके पीछे की हिस्ट्री है, जैसे कि आपका धार कमीशन को बनाया गया था 1948 में कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। जब इसने बोला कि यार नहीं बनने चाहिए तो प्रोटेस्ट और बढ़ गया। तो फिर एक बनाया गया जेवीपी कमेटी या फिर जेवीपी कमीशन। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया, इन लोगों के चेयरमैनशिप, इन्होंने भी मना कर दिया। देन फिर और प्रोटेस्ट बढ़ गए। आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु जी जो हैं, फिर पोट्टू श्रीरामुलु जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतलब फास्ट इनटू डेथ पे चले गए, इनकी डेथ हो गई। तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा आनन फानन में एज अ लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पे। तो फिर और स्टेट की तरफ से भी और डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए एक और कमीशन बनाया गया, जिसको कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको कि हम जानते हैं फजल अली कमीशन ने। तो फजल अली कमीशन ने बोल दिया कि ठीक है, हाँ भाषा के आधार पे स्टेट बना लो, बट वन स्टेट या फिर वन लैंग्वेज और वन स्टेट की जो थ्योरी है उसको इसने पूरी तरह से निकार दिया। बोला कि भाषा के आधार बना लो, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट मत करो, ठीक है। और इसी को हम स्टेट, ये कब बना था कमीशन? ये आप मान लो 1953 में बना था, जब ये आंध्र प्रदेश बन गया था। उसके जस्ट तुरंत बाद 1953 में रिपोर्ट इसने 1955 में दी थी। और इसके रिकमेंडेशन पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट 1956 में, 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। इसीलिए इस कमीशन को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है जो हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सब किस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करती हैं? और कौन सी लैंग्वेज को अभी ओडिशा कैबिनेट ने बोला था कि इसको भी शेड्यूल लैंग्वेजेस में ऐड किया जाना चाहिए? ये आपको बताना है। तो ये हमारी बिलोंग करती हैं, ज़्यादातर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इंडो यूरोपियन फैमिली में ही सब क्लास आता है इंडो आर्यन फैमिली। क्यों ये इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है? कि हाँ, हमें पता है, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो हम लोग को माना जाता है, आपको पता है एक आर्यन थ्योरी चलती है कि जो ये नॉर्थ इंडिया वाले हैं ये सब आर्यंस हैं और जो साउथ इंडिया वाले हैं वो द्रविडियन है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, जो कि यहाँ पे एक ट्राइब, एक जो ट्राइब का टुकड़ा है वो यूरोप की तरफ चला गया, एक यहाँ पे टर्की वगैरह में चला गया और एक यहाँ पे इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गया। तो ये वही आर्यंस हैं जो क्योंकि कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं हमें, जैसे कि सात है ना, सप्त और सेवन कुछ सिमिलर से मिलते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं इंडियन लैंग्वेज में और यूरोपियन लैंग्वेज में। जैसे कि अंदर हम बोलते हैं अंदर, ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है अंडर, ठीक है। तो थोड़ा सिमिलर साउंड देख रहे हैं, सिमिलर टाइप साउंडिंग हो रही है और मीनिंग भी कहीं ना कहीं सेम है थोड़ा सा। तो ये कुछ से हमें पता चलता है कि भाई यहाँ से माइग्रेट किया, तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में ही आती है हिंदी वगैरह हमारी। तो इंडो यूरोपियन या फिर इंडो आर्यन। वहीं पे तेलुगु वगैरह जो है ये आपकी द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इंडियन यूरोपियन में तकरीबन 78% और द्रविडियन में आती हैं तकरीबन 19 से 20% लैंग्वेजेस। जो लोग आते हैं वो जो लोग बोलते हैं द्रविडियन, ठीक है, तो वो आते हैं इसमें। अच्छा, कमेंट में मैंने कुछ पूछा था आपसे कि कौन सी लैंग्वेज है जिसको कि ओडिशा कैबिनेट ने बोला कि इसको भी शेड्यूल लैंग्वेजेस में ऐड करो? कोई लैंग्वेज को, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछा है किसी एग्ज़ाम में, मुझे पता नहीं है तो सीएचएसएल में या तो सीपीओ में, सीजीएल में भी आने के काफ़ी चांसेस हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, ठीक है। इससे क्या किया गया था? सिंधी को जोड़ा गया था, इसे कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी KNM को जोड़ा गया था, इसे BDSM यानी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। ये आपको याद होना चाहिए। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान? के महीने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो रमज़ान के महीने के बाद अगर हम बात करें तो रमज़ान के बाद ईद उल फितर होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये, ठीक है।
3 डे फेस्टिवल, और ये रमज़ान के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, एंड ऑफ रमज़ान। और ये रमज़ान कब आता है? जो रमज़ान जिसको रमदान भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 9th मंथ में आता है। जो 12 महीने का इस्लामिक कैलेंडर होता है उसमें 9वें महीने में आता है रमज़ान। मुहर्रम की बात करेंगे तो ये फर्स्ट मंथ है, होता है इस्लामिक कैलेंडर का, फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। जो मिलाद उल नबी है, जिसको मौलिद भी बोलते हैं, मौलिद, मौलिद, ये जो होता है ये बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। जामत उल विदा की बात करें तो ये जो लास्ट फ्राइडे होता है रमज़ान का, वो होता है ये लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान। अगला क्वेश्चन है, कोजागिरी पूर्णिमा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन डैश ऑन द फुल मून डे ऑफ द अश्विन मंथ। फुल मून क्या होता है? सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स, बताइए। और बाकी तो पूर्णिमा वही आपका जो ऑब्वियस सी बात है, जो फुल मून होता है उसी को हम पूर्णिमा बोलते हैं। और वो कब होता है? जब हमें मून का पूरा फेस जितना विजिबल हो सकता है। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें पूरा मून कभी विजिबल नहीं होता है। मून का सिर्फ लगभग 60% पार्ट ही विजिबल होता है। जो पार्ट विजिबल नहीं होता है उसी को ये मून का साउथ पोल या फिर फार एंड ऑफ द मून बोलते हैं, जहाँ पे अभी हमने चंद्रयान 3 मिशन को भेजा और ये पहला कंट्री हम बन गए फार साइड ऑफ द मून में लैंडिंग करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न भी होता है, आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, क्योंकि जो रोटेशन का टाइम होता है मून का, जो कि मून हमारी ओनली सैटेलाइट है, ओनली मून है हमारा पूरे अर्थ का, रोटेशन का टाइम रेवोल्यूशन के टाइम के यानी घूर्णन का काल जो है परिक्रमण के काल के बराबर होता है। वो रफली 27 डेज़ का होता है। और ये होता है हमारा फुल मून ल्यूनर इक्लिप्स को, ल्यूनर इक्लिप्स जिसको कि हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, जहाँ पे जो हमारा सन हो जाएगा, ये है हमारी अर्थ, और यहाँ पे होता है मून। क्योंकि ये तीनों एक प्लेन पे नहीं है तो सन की पूरी लाइट यहाँ पे जाएगी मून पे, पूरा पार्ट हमें विजिबल होगा जितना हो सकता है अर्थ से, दैट इज़ 60%। बाकी का पार्ट हमें कभी विजिबल नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? कोजागिरी पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विद दी होजागिरी। जो होजागिरी है होजागिरी है ये त्रिपुरा का है, ठीक है। मई माता ले लो, त्रिपुरा का है। गारिया जो है, ठीक है, ये कहाँ का है? बीजू जो है, बीजू किस तरह से याद किया था? बीजू पटनायक जी उड़ीसा में हार गए, गरिया रहे हैं जाके माता को त्रिपुरा में जा, मतलब इस तरह से याद ही तो करना है, तो याद कर सकते हो, ठीक है, त्रिपुरा का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में और कौन कौन से होते हैं? काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा होता है। और ये चैती घोड़ा नहीं होता, चैती घोड़ा से कंफ्यूज नहीं करना है। चैती घोड़ा होता है उड़ीसा में, ठीक है, चैती घोड़ा उड़ीसा में होता है, ये है काला घोड़ा। और गुड़ी पड़वा होता है, गुड़ी पड़वा विच मीन्स विक्ट्री। और एक सूला फेस्टिवल होता है जो जिसको हम सूला वाइन यार्ड के नाम से जानते हैं, बट और ये महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में कहाँ होता है ये आपको बताना है, ऐसे ही आपको बताना है अगेरा फेस्टिवल कहाँ पे होता है। रिसेंटली भी मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। केरल में आप जानते हैं वो हमारी स्टोरी है, पूरन वासु दे आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस एट दी ओनम, ठीक है। तो सारे वो हम याद है, मैं उसको फिर से नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो अपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं। आंध्र प्रदेश बनालू हमें पता है, तेलंगाना और आंध्र में भी थोड़े कुछ पार्ट्स में होता है बनालू। बातुकम्मा भी तेलंगाना और कुछ पार्ट ऑफ आंध्रा में होता है। 9 दिन का फेस्टिवल होता है बातुकम्मा, जहाँ वेमेंस जो फ्लावर्स के गार्लैंड्स बनाती हैं इस तरह से, फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है। और बातुकम्मा हो गया, बनालू हो गया, ठीक है। और कौन से हमने पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि धीमसा जो फेस्टिवल है, ठीक है। जो धीमसा फेस्टिवल है, धीमसा एक तरह से डांस भी होता है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पे होता है? अराकू वैली जो है, अराकू वैली आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। सूला वाइन यार्ड जो होता है, वाइन के लिए कौन फेमस है? नासिक। और नासिक को मुंबई से कौन सा घाट कनेक्ट करता है? अगेरा फेस्टिवल जो है, इसको मुंबई में मैंने आपको बताया था जो रोमन कैथोलिक कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती है। नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है थाल घाट। भोर घाट किससे कनेक्ट करता है? मुंबई को पुणे से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन इनटू द बारामूला। ज्योग्राफी की क्लास हिंदी में ले लो सर प्लीज़। अच्छा चलो, नहीं सर खोलिए आप।
अरे भाई काहे खोले हैं जब बता चुके हैं पहले थ्रिसुरपुरम और ये विशु फेस्टिवल, तो क्या मतलब है? इस पुराने लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं? बाकी उम्मीद है आप इसी को खोलने की बात कर रहे होंगे। विच रिवर फ्लोज इन टू दी वुलर लेक, कौन सी रिवर है? इट इज़ झेलम, ठीक है। एंड इट इज़ दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए यार, मैं मतलब क्योंकि यार काफ़ी सारे क्वेश्चन है लेक में, तो क्या मैं लेक की एक अलग से क्लास ले लूँ क्या? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे इसमें आपको लेक में बताने हैं। जैसे कि सबसे बड़ा लेक आपको पता होना चाहिए कौन सा है, चिलिका लेक है, ठीक है। वो सबसे बड़ा लेक है, पहली रामसार साइट है, उड़ीसा में है। फ्लोटिंग आइलैंड में कौन सा लेक है आपका? लोकटक लेक है। श्रीनगर का ज्वेल किसको बोलते हैं? किस लेक को, कोई बताएगा? किस लेक को श्रीनगर का ज्वेल बोलते हैं, ठीक है। और किस पर्टिकुलर स्टेट में इतने लेक्स हैं कि उसको वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, कोई बताएगा? वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड कौन सा है? हाईएस्ट नहीं होगा तो मैं इसकी अलग से ही क्लास ले लेता हूँ, है ना। तो क्या है कि सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस रिसेंटली बने हैं और बताए जा सकते हैं आपको। तो श्रीनगर का ज्वेलम बोलते हैं डल लेक को। वाटर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं केरल को, ठीक है। केरल में ही कौन सा पोर्ट है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं? हाईएस्ट नेविगेबल अगर बात करेंगे तो टिटिकाका है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है झेलम। अब झेलम से हम यहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यास, सतलज, झेलम, रवि लिखी हुई है। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियाँ हैं। क्योंकि हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं पूरा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं पूरा, तो इंडस हमारा बाकी है। क्योंकि हम पूरे भारत के रिवर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अंतर क्या होता है? अंतर क्या होता है कि जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आता है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयन रिवर्स का जो ये होती हैं पेरेनियल नेचर की होती हैं। पेरेनियल का मतलब है पानी ऑल थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है। इनका जो कोर्स है, रास्ता, वो बड़ा लंबा होता है, ये बहुत ही गहरी होती हैं। वहीं पे पेनिनसुलर रिवर्स की अगर बात करें तो ये एफीमरल नेचर की होती हैं, जिसको कि हम सीजनल भी बोलते हैं। यानी कि कभी कभी पानी रहता है, यानी मानसून के टाइम पे यूजुअली पानी रहता है। बट अच्छा, मैं आपको से अगर एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। कावेरी में ऑल थ्रू आउट द ईयर रहता है, जबकि इसका ओरिजिन तो किसी ग्लेशियर से भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता होगा, गेस करिए, ठीक है। तो ये यूजुअली एफीमरल नेचर की होती है, इनका रास्ता बड़ा छोटा होता है, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब देख चुके हैं यार, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। कि ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं ज़्यादातर नदियाँ, क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू का जो टिल्ट है वो ईस्ट की तरफ है। जो वेस्ट की तरफ बहती हैं वो नर्मदा और तापी हैं। नर्मदा रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। रिफ्ट कब क्रिएट होती है? कल पढ़ाए थे, जब ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है। ब्लॉक माउंटेन में जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको हॉस्ट बोलते हैं, जो गिरा वाला पार्ट होता है उसको गिराबान बोलते हैं। और विंध्या और सतपुरा हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन है, जो कल मैंने तुमसे पूछा था लेकिन बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो विंध्या और सतपुरा, तो विंध्या ऊपर है, सतपुरा यहाँ पे बीच में नर्मदा फ्लो होती है, और यहाँ पे तापी फ्लो होती है, जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ब्रश घाटी में बहती हैं और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, यहाँ पे जाके ईस्चुरी बनाती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसी वजह से इतनी मैं स्पीड में आपको बता रहा हूँ। कावेरी की अगर बात करें तो इसमें साउथ वेस्ट मानसून से भी इसको पानी मिल जाता है, और जब लौटता हुआ मानसून आता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, तो उससे भी पानी मिल जाता है विंटर्स के टाइम पे। इसलिए इसमें भी कभी कभी पानी ऑल थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडस पे। इंडस का ओरिजिन लेक मानसरोवर के पास आपका पड़ता है भोखार चू ग्लेशियर। यहाँ पे इससे विजिबल है कि काले से लिख देते हैं, रुको, ठीक है। भोखार चू जो करके ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ से है एक अंगसी या फिर चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। ये जो नदी है ये सतलज नदी, ये निकलती है राकस ताल से या फिर राकस लेक से, ठीक। अब यहाँ से इंडस एंटर करती है डेमचौक नाम की जगह है इन दी लद्दाख। लेह इज़ दी ओनली सिटी सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ये नदी पता है कौन सी है? ये वही नदी है जहाँ पे अभी हमारे 5 आर्मी के जवान की डेथ हो गई, जब उनका T570 जो टैंक है वो यहाँ पे फंस गया। श्योक रिवर में क्या हुआ, अचानक से जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही थी इंडियन आर्मी के द्वारा, और उसी के दौरान जो है पानी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि वो सारे लोग उसी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन इट वॉज अनसक्सेसफुल। तो ये श्योक रिवर इसी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर आपको एक गिलगिट रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, गिलगिट रिवर, ठीक है।
तो ये ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं। वैसे तो नीचे से एक और छोटी सी ज्वाइन करती है जंस्कार, लेकिन वो भूल जाओ अभी के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस यहाँ से ऐसे ऐसे आती है, ठीक है, एंड देन तुरंत यहाँ पे पाकिस्तान में जाएगी। पाकिस्तान की ये नेशनल रिवर है। 1960 में 1960 में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने उसकी मध्यस्थता करी थी। ठीक, अब उसमें क्या हुआ था अब ये समझेंगे। इंडस रिवर है ये, और इसकी जो साउथ में ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम बोल देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एकदम ऑर्डर में याद होना चाहिए आपको कि इंडस, उसके बाद झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है? झेलम निकलती है वेरीनाग नामक जगह से, और इनके एंशियंट नेम जो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, कॉमेंट में ज़रा लिख दोगे। अब ये जो चेनाब है ये निकलती है, चेनाब जो है बारालाचला पास है यहाँ पे, वहाँ से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे है आपका बारालाचला पास, ये एक्चुअल में ये है और एक ये है। ये चंद्रा और भागा करके दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अलकनंदा और भागीरथी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे मिलके गंगा बनती है। जरा बताइए कौन से प्रयाग में मिलती हैं? तो उसी तरह चंद्रा और भागा हैं, मिलके चेनाब बनाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? बारालाचला, चा से चेनाब, और बारालाचला में भी चा आ रहा है। ठीक है, तो चेनाब सबसे बड़ी, सबसे लार्ज ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, लंबी नहीं बड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बारालाचला पास है। बारालाचला पास किसको किससे कनेक्ट करता है? लाहौल स्पीति वैली को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये जो पास आप देख पा रहे हैं जहाँ से आपकी दो नदियाँ निकल रही हैं, एक रावी और एक ब्यास, रावी और ब्यास, ये रोहतांग का दर्रा, रोहतांग पास, ये किसको कनेक्ट करता है? रोहतांग पास ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। यहाँ पे कुल्लू है नीचे लाहौल स्पीति से, देन लाहौल स्पीति से ले जाना है तो बारालाचला पास से। तो रावी और ब्यास, ब्यास की खासियत आप एक देखो कि ये पाकिस्तान में नहीं जा रही क्योंकि इसको पता है कि गधे रहते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये सतलज से पहले यहाँ पे मिल गई। हरिके नाम की जगह है, हरिके वेटलैंड है ये। ठीक है, पाकिस्तान बेचारा अभी ये ओपनिंग नहीं कर पाया अपनी ओलंपिक्स में। हरिके वेटलैंड है ये। और कल का शॉट देखा था यार उसका, लक्ष्य सेन का, क्या बढ़िया शॉट मारा था उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, नो लुक बैक हैंड शॉट। मतलब भाई साहब किसने देखा था वो? इंडोनेशिया का जो वो मतलब ऑल पूरे वर्ल्ड में जो 4th रैंक का प्लेयर है उसको हराया कल। तो मतलब ऐसे बिना देखे, और बैडमिंटन रैकेट पीछे करके, यहाँ पे था वो, यहाँ पे आया था वो शटल, और रैकेट पीछे करके खड़ाक से मार दिया बिना देखे हुए, मतलब मज़ा आ गया देख के। ठीक है, तो रावी और ब्यास कहाँ से निकल रही हैं? रोहतांग पास से। और सतलज बता दिया राकस्ताल से। सतलज सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक, सतलज कहाँ से एंटर करती है? ये शिपकीला पास से एंटर करती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। झेलम कहाँ से निकल रही है? वेरीनाग से निकल रही है। चेनाब कहाँ से निकल रही है? बारालाचला से निकल रही है, बारालाचला से। राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है तो उसके लिए आप अगर प्रशंसा कर रहे हैं मेरी तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। रोहतांग पास और सतलज निकलती है कहाँ से? राकसताल से, राकस लेक से। ठीक है, राकसताल से। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या कि इनके एंशिएंट नेम क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले चेनाब आपकी लार्जेस्ट है, ठीक है, और सतलज आपकी लॉन्गेस्ट है। ठीक, और सतलज कहाँ से एंटर करती है? सतलज एंटर करती है शिपकीला से, और ब्यास कहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है, इन पांचों को कलेक्टिवली पंचनद के नाम से जानते हैं, इसी से पंजाब का नाम पड़ा, पंजाब, पंचनद, पांचों रिवर्स ये जो यहाँ के इस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करती हैं। आप बोलोगे सर पंजाब तो सिर्फ यहीं पे, भाई साहब ये पूरा पंजाब है। हमें पता है ये कुछ पार्ट पंजाब का इंडिया में, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, तो ये पंजाब रीजन है। ये पांचों मिलती कहाँ पे? मिठानकोट जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे इंडस रिवर से मिल जाती हैं। झेलम का पुराना नाम वितास्ता है। ठीक है, चेनाब का अस्किनी है, और रावी की अगर बात करेंगे तो रावी का है पुरुषनी, पुरुषनी में भी र आ रहा है, रावी में भी र आ रहा है, र र र र। ठीक है, और ब्यास में, ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है, और सतलज का पुराना नाम एस से सतलज और एस से शुतुद्री है। ठीक, ये दोनों मिलती कहाँ पे हैं? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में। कर्ण प्रयाग में कौन मिलती है? ठीक है, विष्णु प्रयाग में कौन मिलती है? तो कैसे याद किया था? के, पी के, वी, डी वी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से याद किए थे हम लोग।
इस तरह से याद किए थे कि अलकनंदा से मिलती है पिंडर नदी कर्णप्रयाग में, अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा विष्णुप्रयाग पे, ठीक है। और पिंडर रिवर कहाँ मिलती है, सॉरी पिंडर तो देख ही लेना कर्णप्रयाग पे, ठीक है। तो इस तरह से याद किए थे हम लोग पीके और डीवी। और एक एमआर करके भी याद किए थे, जो मंदाकिनी रिवर है, जिसके बैंक्स पे आपका चित्रकूट सिचुएटेड है, जहाँ पे भी मैं गया था, है ना, कुछ दिन पहले मैंने डाला भी था। तो एमआर वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो एमआर करके याद किए थे हम लोग, ठीक है। अलकनंदा सातोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को। और इसके ट्रीटी के तहत हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान है उसको इन 3 नदियों का, ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, मतलब सॉरी इसमें इंडस भी लिखो, ठीक है। मतलब ये पंचनद हैं जो मैं बता चुका हूँ, ट्रीटी की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रीटी में ये जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, 20% भारत को। और ये जो नीचे की 3 नदियाँ हैं, रावी नदी पे ही भारत ने अभी एक डैम को कंस्ट्रक्ट करके फाइनली कंप्लीट कर लिया है, जिसके तहत इसमें था क्या कि 80% भारत यूज़ करेगा, लेकिन भारत यूज़ कर नहीं पा रहा था इसका, रावी वाले का। तो हमने एक डैम बनाया अभी रोकने के लिए पानी को पाकिस्तान में ना जा पाए। वो ज़रा बताइए वो क्या नाम है उसका, एस से नाम शुरू होता है। अभी चलो बता देते हैं आपको, इसी में ही बैरा सियूल डैम लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये उसी रिवर पे लोकेटेड है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, जिस डैम की अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो रावी नदी पे ही सिचुएटेड है। तो ये पहली बात, तो डैम जो है आपका रावी रिवर पे ही सिचुएटेड है, बैरा सिविल। और ये चंबा जो है, चंबा इन द हिमाचल प्रदेश, उसमें सिचुएटेड है। ये रावी नदी पे ही हमने अभी बनाया शाहपुर कंडी बैरेज। शाहपुर कंडी बैरेज काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी फाइनली बन के कंप्लीट हो गया। रावी नदी पे ही आपको देखने को मिलेगा चामेरा, इसी में ही आपको देखने को मिलेगा रंजीत सागर डैम। नहीं होगा तो एक डैम पे भी अलग से क्लास ले लेंगे, बिकॉज डैम से भी क्वेश्चन आए हैं। रंजीत सागर डैम, जिसको कि हम थेन डैम के नाम से जानते हैं। क्लियर? और बस ठीक है, तो रावी नदी पे ही है। बाकी ज़रा बता देंगे कि झेलम में कौन सा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब। चेनाब में कौन से हैं, सतलज में कौन सा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे झेलम में, तो झेलम में हमने किस तरह से याद किया था कि झेलम में बुलबुल को, तो बुलबुल मतलब तुलबुल, किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, ऐसे करके मतलब ढकेल दिया, ऐसे करके मैंने याद किया था। तो किशन गंगा हो जाएगा ये। चेनाब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बगलीहार, दुलहस्ती, लिख नहीं रहे हैं यार आप, ठीक है, बहुत बार लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे। बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। और जो सलाल डैम है उसी के पास में ही हमारा चेनाब रिवर पे ब्रिज बना हुआ है, दैट इज़ द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और सतलज पे आपको पता है सबसे लार्जेस्ट डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जिसको बोलते हैं, भाखड़ा नंगल डैम। अगला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिसिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्कवरीज इज इनकरेक्ट। इनमें से किसका गलत है? सबका सही है। चलो नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख चुके हैं पहले, 1921 में इसके लिए इनको नोबेल भी प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, दैट इज इक्वल्स टू mc², उसके लिए इनको नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। एक्चुअल में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी वो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने करी थी, 1887 में करी थी, ठीक है। 1887 में हर्ट्ज ने करी थी, बट इसमें जो इन्होंने आगे काम किया अल्बर्ट आइंस्टाइन में, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1887 में। हर्ट्ज ने इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करी थी, ठीक है। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमने किस तरह से याद किया था, रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, वॉलेट विजिबल रे का जो स्पेक्ट्रम होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये है हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अल्ट्रा वायलेट रेज की डिस्कवरी किसने करी थी, एक्स रेज की डिस्कवरी किसने करी थी, ये आप जरा कमेंट में बताएंगे। हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट होती है, ये भी बताएंगे। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कि हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, माइकल फैराडे ने दिया था, बिल्कुल सही है। फैराडे को फ्लेमिंग से कंफ्यूज मत कर लेना। जरा बताओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल,
फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बताता है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताता है हमें, ठीक। तो गैलीलियो गैलीलाई ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट नहीं दी थी, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी अगर हम बात करेंगे तो क्रिश्चियन क्या नाम था उनका, हाँ क्रिश्चियन हाइजेंस ही नाम था, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजेंस, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजेंस उनका नाम था जिन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। अच्छा गैलीलियो भी कम नहीं थे हमारे, गैलीलियो जी भी कुछ कम नहीं थे, इन्होंने भी सबसे पहले हमने पता है एक तो टेलीस्कोप से किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, जो हमारे 4 मून्स हैं जुपिटर के, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो। गैनीमेड सबसे बड़ा मून है ना सिर्फ जुपिटर का, पूरे सोलर सिस्टम का, तो इसीलिए उनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही एक बताया था कि किस तरह से जो एक हमारा प्लैंक होता है, ठीक है, प्लैंक में अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाया जाए तो उसे सेम तरह से उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होता है जैसे कि अगर हम किसी बॉडी का फ्री फॉल करवाएं नॉर्मल लेक वैसे ही, ठीक है, किसी हाइट से। तो वो उन्होंने बताया था। फिर प्लैंक जहाँ आपको देखने को मिल जाए प्लैंक, सीधा गैलीलियो मारना, ठीक। अच्छा ये बताओ सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हम लोगों ने पहली ही क्लास में किया था इस PY की सीरीज़ के, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की किसने खोज करी थी, ठीक है, सबसे पहले। और कुछ नहीं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस की अगर बात करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेस एक्सरेज की तो उन्होंने करी थी, क्या बोलते हैं जो पहले जिनको मिला था ये नोबेल, क्या नाम उनका, रोएंटजन, ठीक है, रोएंटजन ने करी थी। और इसकी अगर बात करेंगे तो विल्हेम रिटर ने करी थी, विल्हेम रिटर ने, ठीक है। रोएंटजन ने एक्सरेज की करी थी फर्स्ट, जिनको नोबेल मिला था। और कुछ यहाँ पे और कुछ पूछा था मैंने, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आइजैक न्यूटन ने करा था। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर लेगा तो भी मैंने आपको बताया था, तो हंस लिपरहे करके थे, हंस लिपरहे। वैसे तो आपसे रिफ्लेक्टिंग वाले के पूछे आने के ज़्यादा चांसेस है, तो न्यूटन आंसर हो जाएगा, ठीक। फ्लेमिंग का लेफ्ट क्या बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फोर्स लगाता है और राइट क्या मारता है, करंट मारता है, ठीक है। लेफ्ट पे कौन काम करता है, मोटर की जनरेटर, और राइट पे कौन काम करता है, मोटर की जनरेटर। बताओ जरा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट अबाउट द राइट ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट टू स्पीक इन द स्टेट का लेजिस्लेचर, बोल सकता है ये हो, इसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। हाँ 10 क्वेश्चन के बाद गर्दन घुमाओ कार्यक्रम करना था, है ना। ठीक है, तो गर्दन घुमा लेते हैं सभी लोग, गर्दन अपना थोड़ा रोटेट कर लीजिए, एक डीप ब्रीथ ले लीजिए, आंखों को थोड़ा ब्लिंक कर लीजिए और सीधे बैठ जाइए, अपने बैक को, स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लेफ्ट मोटर राइट जनरेटर। सर एक बात बोलूं, कुछ तो बात है, आपके बहुत चर्चे हो रहे हैं। अच्छा कहाँ हो रहे हैं चर्चे? चलो, तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमारा आर्टिकल नंबर 88 में, अगर हम पार्ट 5 की बात करते हैं, क्या राइट है इनके पास, ये अधिकार है। देखो 2 हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी सुधा मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति जी हैं राज्यसभा की मेंबर हैं, तो वो राज्यसभा में भी बोल सकती हैं और लोकसभा में भी जाके बोल सकती हैं, उनके पास ये अधिकार है। बस ये अधिकार नहीं है कि लोकसभा में वोट नहीं कर सकती हैं, वोट सिर्फ राज्यसभा में कर सकती हैं, लोकसभा में बोल सकती हैं जाके, ठीक है। साथ ही साथ 88 में ये भी लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76, रिकॉल करो जल्दी से। पहले कौन थे, आर वेंकटरमनी, अभी कौन, सॉरी पहले कौन थे, MC सेतलवाद थे, अभी कौन है, आर वेंकटरमनी। ये कौन होते हैं, हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक सर्व करते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी दोनों हाउसेज में जाके बोल सकते हैं, वोट किसी में भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वोट करने का अधिकार आपको वहीं पे होता है जहाँ के आप मेंबर होते हैं। सुधा मूर्ति जी राज्यसभा की मेंबर थी, तो राज्यसभा में वोटिंग का राइट है। अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, इसलिए बोल सकता है, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है, लेकिन
वोट नहीं कर सकता है। अब इसी तरह अगर मैं स्टेट का तुमसे आर्टिकल पूछ लो, क्या करना है, 89 ऐड कर देना है, 9 8 17 8 8 16 17। देख रहे हो, मैथ्स देख रहे हो, तुरंत जोड़ देता हूँ। आर्टिकल नंबर 177, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। आर्टिकल 183 की अगर बात करें तो ये किसकी बात करता है, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की, किसके, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो विधान परिषद है। आर्टिकल 169 कॉम्पोजिशन किस में दिया, 171, जो कि हम कल सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, तो देख रहे हो स्टेट वाले से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, यूनियन का याद कर लो, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि कैसे स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल याद करने हैं, अगर आपको उसके याद हैं। सब में 89 ऐड नहीं करना होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 117, अब जैसे ये 183 है, इसमें वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल है, 89 घटा दो तो पार्ट 5 का मिल जाएगा, उल्टा कर दो ना, ठीक है। तो 9 4 13, और यहाँ पे क्या होगा, ये 94, देख रहे हो मैं देख रहे हो, तुरंत घटा देता हूँ ठीक है। तो आर्टिकल 94 में वैकेशन, इसमें वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ठीक है। 181 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि, अच्छा 179 वाला नहीं बताया ना आपको, 179 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है, किसका, रेजिग्नेशन और रिमूवल लिखा हुआ है इसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अब ये मत बोलना है लोकसभा के, ये 179 है, यानी कि स्टेट वाला है, पार्ट 6 का आर्टिकल है। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको अब 89 माइनस कर दीजिए इसमें, तो पार्ट 5 वाला मिल जाएगा, लेकिन वो आपको राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के पास ले जाएगा वो आपको, ठीक है। 181 में अगर बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, नॉट टू प्रिसाइड व्हेन देयर रिमूवल का रेजोल्यूशन इज अंडर प्रोसेस। मतलब कि मैंने कल भी बताया था कि जो हमारे ये स्पीकर होते हैं ये यहाँ पे बैठते हैं, ये नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर बैठेंगे। अगर मान लेते हैं इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, उसमें कौन रिमूव कर सकता है, वही पर्टिकुलर हाउस, लोकसभा के स्पीकर है तो लोकसभा, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के तो लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनसे बोला जाएगा नीचे उतर के बैठ तो जाओ जरा यहाँ पे, बाकी मेंबर की तरह यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे कोई और उनकी जगह फिर बैठेगा। और जब भी यहाँ पे आएंगे तो एनी अदर मेंबर की तरह ही ये बिहेव करेंगे। इनके पास कास्टिंग वोट नहीं होगा। मतलब ये कास्टिंग वोट क्या होता है, हाउस में जब वोटिंग होती है तो अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए, 50 लोग बोल रहे हैं हाँ, 50 लोग बोल रहे हैं ना, तो उस टाइम स्पीकर या फिर जो हमारा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो एक डिसाइडिंग वोट को यूज़ करता है, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो अगर वो प्रिसाइड, पहली बात तो अगर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है। प्रिसाइड नहीं कर सकता है तो वो एक अदर मेंबर की तरह बिहेव करेगा, यानी उसके पास कास्टिंग वोट नहीं होगा। वोटिंग का राइट तो होगा जो नॉर्मल मेंबर्स की तरह, जिसको वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस बोलते हैं, लेकिन डिसाइडिंग वोट नहीं होगा उसके पास। अलॉन्ग वाइंडिंग रिज ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल इज नोन एज। स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी घुमावदार रिज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है लैंड फॉर्म्स की, ठीक है। कुछ लोगों को ये बात हो सकता है ना पचे लैंड फॉर्म्स वाली, क्योंकि यूजुअली पढ़ाया नहीं जाता है। वैसे तो मैंने बैच में ही आपको करवा रखा है, जो लोग बैच से होंगे उन्हें पता होगा, लैंड फॉर्म सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। जल्दी वहाँ हटो, नीचे उतर, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो हाँ, आर्टिकल नंबर 100 में दिया हुआ है, और आर्टिकल नंबर 100 में आपका कोरम भी दिया हुआ है, दैट इज़ 1/10 ऑफ द मेंबर्स। लैंड फॉर्म्स दो तरह से बनते हैं, एक तो इरोजन की वजह से, क्षरण की वजह से, और दूसरे डिपोजिशन की वजह से। अब जैसे ये ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर क्या है, जैसे ये पहाड़ों में ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो जब सरक के आते हैं तो सर्क बन जाती है, ठीक है। ऐसे गड्ढा टाइप इसे माउंटेन बन जाता है, उसको सर्क बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हॉर्न टाइप बना देते हैं, ये हॉर्न बोलते हैं। ऐसे अड्डियाँ बना देते हैं, उनको अरीट या फिर हम सिरेटेड रिजेस के नाम से जानते हैं। ये हो गया इरोजन, क्षरण कर करके, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे ग्लेशियर क्या है, मिलेंगे आपस में, यहाँ पे लटकती हुई वैली क्रिएट कर देंगे। अब देखो यार, डीप में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जब सीडीएस वगैरह के लिए पढ़ाता हूँ तो उसमें 2 क्लासेस लगती हैं सिर्फ लैंडफॉर्म ही पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बस तुमको नाम याद रखने हैं कि यार सर्क, हॉर्न, सरक के सर्क ग्लेशियर ने बना दिया, हॉर्न क्रिएट कर दिया, अरीट यानी अड्डी टाइप क्रिएट कर दी ग्लेशियर ने। और यहाँ पे एक मेन, ये इनको बोलते हैं हैंगिंग वैली, ऐसे करके लटकती हुई, और ये होती है मेन वैली जिसको यू शेप्ड वैली बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़?
तो ये सब इरोजन की वजह से बनते हैं। जब ये इरोजन होकर क्षरण होकर आएगा, जो भी ये क्षरण करके लाएंगे, इरोजन तोड़ फोड़ के लाएंगे, तो उसको यहाँ डिपॉजिट करते रहेंगे इस तरह से, इस तरह से। इसको बोलते हैं एस्कर। कैसे याद करोगे? रिस्कर, जो नीचे पानी है ग्लेशियर के, वो पानी रिस्कर एस्कर बना दिया। एस्कर, ड्रमलिन, ड्रमलिन ओवल शेप के होते हैं। जिस ड्रम कैसा होता है? ओवल शेप का, तो ड्रमलिन भी ओवल शेप का। एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होते हैं ग्लेशियर के। एक्वीफर क्या होते हैं? वाटर एक्वीफर, तो ये वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वेयर ग्राउंड वाटर, प्लेसेस वेयर ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन दी हार्ड रॉक्स। जो एकदम ठोस चट्टानें होती हैं उसके बीच में जो गैप होता है, उसके बीच में जो पानी भरा होता है, उसको एक्वीफर्स बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़, एक क्वेश्चन दिमाग में याद आ रहा था, रुकना। पता नहीं आ तो रहा था लेकिन चला गया वो अभी फिर आएगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। तो ये एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन्स, ये 3 डिपोजिशन लैंड फॉर्म्स है। बाकी सर्क, हॉर्न, एरिड, सेटेड रिजेस, यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सब उससे एसोसिएटेड है। इरोजन लैंड फॉर्म है। आप देख रहे हो, तुमसे इरोजनल डिपोजिशन कुछ पूछ ही नहीं रहा है, बस बेसिक उसका डेफिनेशन। ये क्या है? ये ग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए लैंड फॉर्म्स हैं। किसके लैंड फॉर्म्स हैं ये? ग्राउंड वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए ये लैंड फॉर्म्स हैं। अब ये क्या क्या है, बस नाम याद कर लो। जो ग्राउंड वाटर लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको हम कार्स्ट टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कार्स्ट एक रीजन है मेडिटेरेनियन सी के पास जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहीं पे क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहीं पे ही हमें इस तरह की चट्टानें देखने को मिलती हैं जहाँ पे ये लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट की जो रॉक होती है तो उसमें देखने को हमें मिलती है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट की रॉक्स। इंडिया में, साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह स्टेट्स में आपको, ठीक है। तो सिंक होल्स, ठीक है, यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है क्या? सिंक होल्स, ध्यान रखना। सिंक होल्स हो गए आपके। लाइमस्टोन पेवमेंट्स हो गए, लाइमस्टोन पेवमेंट्स, लैपीज, डोलाइन, उवालाज। सिंक होल्स, डोलाइन, उवाला, लेपी, लाइमस्टोन पेवमेंट, ये एसोसिएटेड है आपके इरोजन लैंडफॉर्म है ग्राउंड वाटर के। और जब यही नीचे डिपोजिशन होगा तो पता है क्या होगा? यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं कर रखे हैं इन्होंने, चलो कोई नहीं। इस तरह से आपके बन जाएंगे क्या? इस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ग्राउंड वाटर में। इनको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, क्योंकि इनको टाइट होके पकड़ना पड़ता है, सीलिंग से अटैच्ड होते हैं। जब ये ड्रिप कर करके नीचे गिर जाते हैं तो ये बन जाता है स्टैलेगमाइट, ठीक है, स्टैलेगमाइट। और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी को ही हम बोल देते हैं पिलर, ठीक। ये ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है। सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय द आरबीआई विल कॉज मनी सप्लाई टू डैश। आरबीआई द्वारा बॉन्ड बेचने से मुद्रा आपूर्ति डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी? अब कल मैंने आपको बताया था कि आरबीआई और गवर्नमेंट को पैसे, मार्केट में पैसे को रेगुलेट करना होता है तो कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं। आरबीआई अगर उनको यूज़ करती है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं, यानी मौद्रिक नीति बोलते हैं। और अगर गवर्नमेंट यूज़ करती है तो उसको हम फिस्कल टूल्स बोलते हैं। गवर्नमेंट अगर यूज़ करती है, जैसे कि मैंने बताया था, टैक्स हो गया, आपका एमएसपी हो गया, ये सब फिस्कल पॉलिसी टूल्स में आएंगे। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव, जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, जैसे कि मॉरल सुएशन, जिसको सेंटियापा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मॉरल सुएशन हो गया, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गया, जो डाउन पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो गया वो हो गया, क्रेडिट राशनिंग हो गई। तो ये सब क्वालिटेटिव टूल्स आते हैं। अब क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे हम लोग। कल मैंने आपको नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के बारे में बताया था। आज समझो बैंक रेट क्या होता है। तो वो रेट होता है जिस पे बैंक आरबीआई के पास जाता है लोन लेने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए, ठीक। रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर क्या होता है? रेपो का मतलब होता है रीपरचेज आउट ऑब्लिगेशन। ध्यान रखना, चलो अभी के लिए सिर्फ इतना याद करो, ठीक है। तो रीपरचेज ऑब्लिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, रेपो का। ये होता है रेपो, जिसमें कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, जिसको कि कभी कभी हम बोल देते हैं ओवरनाइट परचेज। ओवरनाइट परचेज भी इसको बोल देते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में तुम्हें लगेगा कि आरबीआई जाता होगा बैंक के पास लोन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सोचो,
हम लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, बैंक हमारे पास आ जाए लोन लेने के लिए कि भाई लोन दे दो यार रोहित भाई यार। अब मतलब एसबीआई के मैनेजर आए और एसबीआई के मैनेजर तुमसे बोले, ब्रांच यहाँ के ब्रांच मैनेजर, कि रोहित भाई लोन दे दो यार। तुम सोचोगे यस ये तो हम ही से लोन मांग रहा है। तो लॉजिकल नहीं लगती ये बात, है भी नहीं लॉजिकल। क्यों? एक्चुअल में आरबीआई लोन लेने के लिए नहीं जाता इनके पास। आरबीआई ये बोलता है कि तुम लोगों को लोन मत दो, लोगों को लोन देने पे जो तुमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट हम तुम्हें देंगे, तो अपने पैसे को पार्क कर दो हमारे यहाँ पे, ठीक है, और हम तुम्हें बेटर इंटरेस्ट रेट देंगे। तो ये बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे को डिपॉजिट करवा देते हैं। यहाँ पे क्या है, उठा के ला रहे हैं आरबीआई से पैसा, यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट का लॉजिक है। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। कुछ ही बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को होता है, और जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1949 में मेंशन्ड है। और ये रेपो रेट से थोड़ा सा 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% ज़्यादा होता है। और दूसरा आखिरी हमारा जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग एंड बाइंग। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती हैं उसकी सेलिंग और बाइंग। ध्यान से समझते हैं ना, थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन कायदे से समझ में आ जाएगा आपको। वंस एंड फॉर ऑल, क्या बोलते हैं, वंस एंड फॉर ऑल भी बोलते हैं ना, अंग्रेजी थोड़ी वीक है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे। अब आरबीआई के पास ये टूल्स अवेलेबल हैं। इन टूल्स से, जैसे कि मान लो कि हमारा नलका होता है तो नलके से पानी को कम ज़्यादा करते हैं ना, वैसे ये टैप वाटर की तरह है वो, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, अभी चल जाओ यार, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, सिंपल टर्म्स में, अभी मैं एकदम उसमें नहीं जा रहा हूँ, एकदम जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इकोनॉमिक्स में, बस इतना समझ लो, पैसा बढ़ गया मार्केट में, पैसा ज़्यादा घूम रहा है मार्केट में। इन्फ्लेशन में क्या होता है? पैसा ज़्यादा घूम रहा है मार्केट में। डिफ्लेशन का मतलब है मंदी का दौर चल रहा है, चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो है डिफ्लेशन, ठीक। इन्फ्लेशन क्या बोलता है? इन्फ्लेशन क्या बोलता है कि पैसा ज़्यादा इकोनॉमी में। तो अगर हमें पैसे को कम करना है, आरबीआई को पैसा कम करना है, तो पूछेगा तुमसे क्या करना चाहिए? सीआर को बढ़ाना चाहिए, एसएलआर को घटाना चाहिए, बैंक रेट को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? कुछ नहीं, इन्फ्लेशन है तो सबको बढ़ा डालो। देख रहे हो कितना लहर मार के जा रहा है, सबको बढ़ा देना है आपको। इसी को बोलते हैं हॉकिश, या फिर डियर, या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। दिमाग मत लगा लेना कि रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा तो रिवर्स रेपो रेट को घटाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हें हम लॉजिक वाली बात बताए हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा इसका मतलब है आरबीआई बोल रहा बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देंगे तुमको, लोगों को पैसा मत दो, हमको दे दो, तो पार कराएगा आरबीआई के पास। यार लोगों से झंझट करनी पड़ेगी, माथा पच्ची करनी पड़ती है लोगों को पैसा देने में, पहले फॉर्म भरवाओ, पैसा नहीं दे रहे हैं तो जाके हफ्ता वसूली करो, इससे अच्छा आरबीआई को दे दो पैसा, सिंपल सा। तो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो अब दिमाग मत लगाना कि रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर मान लो ऑप्शन में इस तरह से लिख दिया कि आरबीआई को इन्फ्लेशन से को काउंटर करना है, तो इनमें से किसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा? आर लिख दिया और एक रिवर्स रेपो, तुम सोचोगे ओ हो रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ाएंगे तो रिवर्स रेपो रेट को घटाना पड़ेगा ना। तो अभी तुम्हें बता दिया सबको बढ़ाना पड़ेगा, चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे BR हो, चाहे RR हो, चाहे RRR हो, राइज रोअर एंड रिवोल्ट हो जाए, ठीक है, सबको। ये क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसमें भी ओवरनाइट लोन्स मिलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला भी समझ जाओगे। डिफ्लेशन में क्या करना है? डिफ्लेशन में पैसा डालना है इकोनॉमी में, यहाँ पैसे को खींचना था इन्फ्लेशन में, क्योंकि ज़्यादा पैसा घूम रहा था, पैसा खींचना था, तो सबको इंक्रीज़ कर देंगे। और अब ये मत पूछना कैसे पैसा खींच जाएगा, पूरा एक समझाएं कल CRR SLR, इसीलिए समझाए थे आराम से। डिफ्लेशन में सिंपल, सबको कम कर दो, इसी को बोलते हैं डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, डॉविश। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लॉजिक समझ लो, यही चीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड में। क्लियर है ना इतनी चीज़? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वही सेम चीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसे समझ लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक पत्ता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ये बिक गई है गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, GSEC है, ठीक है, ये RBI है, ठीक है, ये RBI है, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में रोकड़ा है, तुम्हारे हाथ में रोकड़ा है, और RBI के हाथ में क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है।
तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर बेचेगी, ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिए हुए अपने हाथ में आरबीआई, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो पता चला आज से कुछ साल पहले, हज़ारों साल बाद खुदाई में ये ड्राइंग निकली तो पता चला लो हज़ारों करोड़ों में बिक रही है आरबीआई। अरे सर ये क्या लिख दिया मैंने, ये मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिया हुआ आरबीआई ने, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई क्या करेगी, इन दोनों को फेंकेगी, और ये क्या बंदे, ये तुम हो, ये इनको कैच करोगे जल्दी से तो इनको फेंक दोगे। तो रोकड़ा किसके हाथ में चला गया, आरबीआई के हाथ में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके हाथ में आ गई, तुम्हारे हाथ में। तो आरबीआई ने क्या करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करी। तो जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करता है आरबीआई, तो क्या होता है, मार्केट से यानी इकोनॉमी से यानी लोगों के हाथों से पैसा चला जाता है और आरबीआई के पास आ जाता है, क्योंकि लोगों के हाथों में और आरबीआई के हाथों में या तो पैसा रह सकता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दोनों नहीं रह सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब पहुंच गई, यानी सेलिंग करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। सेलिंग कब करी जाती है, जब इन्फ्लेशन होता है। इससे क्या होता है, इससे पैसा कम हो जाता है इकोनॉमी से, आरबीआई के पास पहुंच जाता है। इसका उल्टा बाइंग में हो जाएगा। अभी इसके पास है, मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है। तुम फेंक के दे दोगे आरबीआई को और पैसा उससे ले लोगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की क्या करी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग करी आरबीआई ने, पैसा देना पड़ा लोगों को। क्लियर इतनी चीज़। तो आंसर क्या है, सेलिंग ऑफ बॉन्ड आरबीआई विल कॉज मनी सप्लाई टू डिक्रीज, कम हो जाएगी। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है। तो मूल विशेषता नहीं है, बेसिक फीचर। देखो ये बेसिक फीचर वैसे तो पूछा, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो जाएगा। तो हमारे देश का जो संविधान है, इट इज़ दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिखित संविधान है। और जो लिखित, और अच्छा मैंने इमरजेंसी पूछा, तो इमरजेंसी के प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है, यानी इसको अमेंड करना उतना आसान नहीं है। इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसलिए सिंबल क्या था, एलिफेंट था। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, सॉवरेंटी ऑफ पीपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहाँ से किस कंट्री से बोरो किए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आसानी से अमेंड नहीं हो सकते हैं, वो आते हैं आर्टिकल नंबर 368 में, जिनको कि स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में जिनको कि हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर देते हैं, जो कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किए जाते हैं। आर्टिकल 368 के तहत कितने अमेंडमेंट आते हैं, एकल नागरिकता, जो कि हमने कहाँ से लिया है, जल्दी से बताइए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, सेक्युलर स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अडल्ट सफरेज, ये सब फीचर्स हैं ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स। हमने अपने संविधान को सिर्फ एक सोर्स से लिया। अरे भैया मल्टीपल सोर्स हैं। ज़्यादातर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आया है, देन ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया, फ्रांस से लिया, रशिया से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, आयरलैंड से लिया है, सब कुछ लिया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से, सिंगल सिटीजनशिप यूके से ही मार्शल लॉ भी लिया है, डीपीएसपी आयरलैंड से, फंडामेंटल यूएसए से। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, कैसे बोल सकते हैं आप, हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ध्यान रखना ये बेसिक फीचर है, ऐसे ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ये निकल के आया था केशव नंदा भारती केस 1973 में। कहीं पे भी संविधान में ये लिखा नहीं हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये केशव नंदा भारती केस 1973 में निकल के आया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। ऐसा केबीसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता है, जिसमें कि क्या आता है, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू आता है, जिसमें कि फेडरल नेचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो छू नहीं सकता है कौन, पार्लियामेंट। Which subdivision of ecology is sometimes defined as species ecology and is also associated with physiological ecology? टर्म किसने दिया था इकोलॉजी, जरा बताएंगे। इकोलॉजी दो तरह का होता है भाई, पिलियंटोलॉजी तो हमारा स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है, हम पढ़ चुके हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स,
और जो ऑर्निथोलॉजी है ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ये दोनों तो होने से रहे। ऑटो, ऑटो थोड़ा सा वर्ड आप रिलेट कर सकते हो कि भाई जब एक लोग होते हैं ना अपने आप, तो यहाँ पे क्या है, स्पीशीज़ इकोलॉजी का ऑट इकोलॉजी। देखो दो तरह का होता है यार, देखो ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। जब हम एक एक, जैसे नहीं हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऐसे याद कर लो ये ऑट इकोलॉजी माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो स्टडी, और जरा फादर ऑफ माइक्रो और मैक्रो किसको बताते हैं, जरा बता दो लगे हाथ। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज़ विद रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। अब क्योंकि हम स्पीशीज़ का पढ़ रहे हैं तो स्पीशीज़ इकोलॉजी बोल देते हैं। सिन इकोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ अ ग्रुप, स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। इसीलिए सिन इकोलॉजी को बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? जिन्होंने ये टर्म दिया था, यूकेलॉजी, ध्यान रखना ये टर्म इन्होंने दिया था 1866 में, अर्नस्ट हैकल साहब ने। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? हमारे रामदेव मिश्रा हैं। तांसले जी ने इकोसिस्टम टर्म दिया था। और पिरामिड ऑफ नंबर किसने दिया था, जरा बताएंगे कमेंट में। और मैंने क्या पूछा था यहाँ पे आपसे, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी वो ए ह्यूम को बोलते हैं। और भी कुछ पूछा था यहाँ पे आई थिंक, ठीक है, कुछ तो पूछा था। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर फुटबॉल का वर्ल्ड कप स्टार्टेड? फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? ये उसी साल स्टार्ट हुआ जिस साल हमारे कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए। यस, रामदेव मिश्रा जी सही है। चार्ल्स एल्टन, अच्छा वो मैंने, अच्छा हाँ वो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था पिरामिड ऑफ नंबर्स, उसका आंसर चार्ल्स एल्टन होगा, बिल्कुल वो हम लोग कर चुके हैं। अच्छा हाँ, फादर ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे थे, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। इन जनरल भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। वेल्थ ऑफ नेशंस उन्होंने किताब लिखी थी। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और एल्फ्रेड मार्शल को भी बोल देते हैं भैया, ध्यान रखिए हो, नहीं ये बोलोगे ले मास्टर साहब तो बताया ही नहीं हमें, ठीक है। एल्फ्रेड मार्शल को भी बोल देते हैं फादर ऑफ माइक्रो। और मैक्रो जॉन मेनार्ड किनीज, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट करके इन्होंने किताब लिखी थी। इन विच ईयर वॉज द फुटबॉल? तो 1930 में, जिस साल कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे हुए थे? यूरुग्वे में हुए थे। जीता किसने था? यूरुग्वे नहीं जीता था। अगला वाला कहाँ पे होगा 2026 वाला, ये बता दो। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है 5 बार। पिछला वाला किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। अगला वाला 2026 वाला कहाँ होगा? मेक्सिको में होगा, यूएसए में होगा और कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिका की 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, अब वहाँ पे होगा ये, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब पेनल्टी किक लगाते हैं, कल एक स्टूडेंट ने जिक्र किया था आई थिंक, तो इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बाकी अब सरकमफ्रेंस और 78 से 70 सेंटीमीटर होती है, वो सब अब रिवाइज़ करो, रोज़ रोज़ देखते हैं उसको, ठीक है। तो पेनल्टी किक को जब लगाते हैं तो सेंटर स्पॉट से, जो सेंटर होता है ना, जो सेंटर होता है गोल का, तो वहाँ से कितनी दूरी से लगाया जाता है उसको? तो ध्यान रखना, इट इज़ टेकन फ्रॉम 11 मीटर इन फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ जो गोल होता है, वहाँ से जो पेनल्टी किक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 11 मीटर का डिस्टेंस होता है। विच कर्व इज़ रेक्टेंगुलर? तो वही कर्व से आज मेडिटेशन सेशन में भी किसी ने रिकॉल करवाया था, तभी मुझे याद आया कि कौन सा वक्र आयताकार अति परवलिक होता है? लॉरेंस कर्व, लैफर्स कर्व या फिर एवरेज फिक्स्ड कर्व? तो देखिए लॉरेंस कर्व की अगर बात करें तो ये होता है आपका ये होता है आपका इनइक्वालिटी कर्व, ठीक है। इनइक्वालिटी कर्व होता है, इनइक्वालिटी के बारे में बताता है कि ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। और जो देश जितना इनइक्वालिटी होगा वहाँ पे असमानता, वो उतना ही नीचे बनेगा, ठीक है। जो आपका ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, इसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, इक्वालिटी से ऊपर क्या ही होगा, ठीक है। और एक गिनी कोएफिशिएंट रिलेटेड होता है आपका इनइक्वालिटी से, ये ध्यान रखना है। गिनी का जो नियतांक होता है ये क्या बोलता है कि 0 से 1 के बीच में होता है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। 1 है परफेक्ट इनइक्वालिटी, अगेन जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कंट्रीज़ की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही वेरिएट करती हैं। लैफर्स कर्व बोलता है, लैफर्स कर्व बोलता है घंटा मतलब ये बेल शेप कर्व बनता ही है। बेल शेप मतलब ये बोलता है कि टैक्स का रेट आप बढ़ाओगे तो टैक्स का जो कलेक्शन है ना वो भी बढ़ेगा।
जैसे आज गवर्नमेंट क्या टैक्स बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। अभी बजट आया फिर बढ़ा दिया। जैसे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स पहले 15% होता था, 20% कर दिया। लॉन्ग टर्म गेन पहले 10% होता था, 12.5% कर दिया। टैक्स बढ़ा रही है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा, मतलब और कलेक्शन होगा, क्योंकि ज़्यादा रेट है तो ज़्यादा आप लोगों से पैसा खींचेगा। लेकिन मान लो गवर्नमेंट 20% से अब आगे अगले बजट में बोल रहे 30% होगा, तो लोग सोचेंगे पागल थोड़ी ना यार, हम जो कमा रहे हैं छोड़ो कमाना वाना मना, या फिर हम इसको ब्लैक में करेंगे, ब्लैक में पैसा निकालेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने वो क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया प्रॉपर्टी से, कि भाई अगर मतलब चलो जब इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे तब इंडेक्सेशन समझाएंगे, इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड है वो, इन्फ्लेशन अभी समझे नहीं आप लोग, तो कल देखते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज़ होने लगेगा रेट बढ़ाने पे, तो ये चीज़ बोलता है लैफर्स कर्व, ठीक है, घंटा शेप का बनता है, ये ध्यान रखना। तो किससे एसोसिएटेड है, टैक्स रेट और टैक्स कलेक्शन से, टैक्स याद रखना, लैफर्स, ठीक। एवरेज फिक्स्ड का रेवेन्यू क्या बोलता है, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू ये बोलता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो एवरेज जो फिक्स्ड रेवेन्यू होता है, यहाँ पे जगह, हाँ जगह यहाँ पे बताते हैं। एवरेज जो फिक्स्ड रेवेन्यू होता है वो ये बोलता है टोटल जो उतना है आपका, टोटल क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मतलब देखो मैं तुमसे बोलूँ बेटा एक समोसा बना के लाओ मेरे लिए, एक समोसा, या फिर घर में जल्दी फल्दी तुम समोसे बनाते हो, नहीं बनाते हो समोसे जैसी चीज़, क्यों नहीं बनाते हो। या फिर मैं तुमसे बोलूँ चलो ठीक है एक समोसा बना के लाओ, तुम समोसा बनाने गए, फिर मैंने तुमसे बोला यार एक नहीं ऐसा करो, एक छोटू 10 समोसे बना के लाओ ठीक है 10 समोसे बना के लाओ। फिर एक बार बोलता हूँ एक छोटू 100 समोसे बना के लाओ। तुम मुझे बताओ एकदम सिंपल लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से, एक समोसे को बनाने की कॉस्ट यहाँ पे, एक समोसे की बनाने की कॉस्ट यहाँ पे, एक समोसे की बनाने की कॉस्ट लागत यहाँ पे, तीसरे केस में किसमें सबसे कम लागत लगी होगी एक समोसे को बनाने में, बताइए बताइए। तो इसमें सबसे कम लगा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास रिसोर्सेज, मतलब अब यहाँ पे उतने का तेल लाओगे खरीद के, उतने का मैदा वो जो भी जिससे भी बनता हो, आलू लाओगे खरीद के, बहुत जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट आप सोल्ड बढ़ाते जाओगे, एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो आपका कम होता चला जाएगा, टोटल रेवेन्यू तो फिक्स्ड ही रहेगा। तो बस ये जो कर्व है कुछ इस तरह से बन जाता है। अब ये नहीं कि तुम बढ़ाते चले जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जीरो आएगा, जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये कर्व जो टच नहीं करेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 11th और 12th की यादें ताज़ा हो रही हैं कुछ लोगों की। एवरेज फिक्स्ड रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है। डिमांड और सप्लाई कर्व अभी नहीं बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है। लगे हाथ एक कर्व और देख लो जिसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि जब आप स्विच दबाते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है, फिलिप्स कर्व, ठीक है। फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि देखो, फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि इन्फ्लेशन जब जब होता है तब जब जब इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तब जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगारी है वो कम हो जाती है, यानी इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। इन्फ्लेशन बढ़ाओगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मुद्रास्फीति होगी तो बेरोजगारी कम होगी। एक सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, उसमें ये इनका कर्व फेल हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन दबा के होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी दबा के होता है। इसके बारे में हम कल जानेंगे थोड़ा सा और। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप किस पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल कहाँ, पहला पार्ट 1 to 4, दूसरा पार्ट 5 to 11। कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स की बात करता है। तो ये 1955 में पास हुआ था, ओरिजिनली 1955 सिटीजनशिप एक्ट, जो बात करता है कि किस तरह से कोई सिटीजनशिप ले सकता है और कैसे उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। तो कोई कैसे ले सकता है सिटीजनशिप, तो अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो, या इफ़ इज़ ऑफ इंडियन डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब है जन्म तो यार बाहर हुआ है लेकिन उसके मम्मी पापा भारतीय नागरिक ही हैं, तो उसको डिसेंसी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जन्म भी बाहर हुआ है, मम्मी पापा भारत के सिटीजन नहीं है, लेकिन भारत के मूलतः भारत के से बिलोंग करते हैं, यानी दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन,
ठीक है। और नेचुरलाइजेशन से ले सकते हैं, मतलब कि ना तो आपका जन्म भारत में हुआ है, ना तो आपके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, ना ही आपके माता पिता का कोई भारत से लेना देना है, यानी कि भारतीय मूल के भी नहीं हैं, ठीक है, यानी तो उसको बोलेंगे नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि कल को जैसे मान लो पाकिस्तान है, भारत का हिस्सा बन गया, तो सारे लोग जो हैं अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बर्थ से तो कोई दिक्कत ही नहीं। डिसेंसी में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन में आपको 7 साल भारत में रहना होता है, 7 साल भारत में रहेंगे आप तो रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है, ये 12 साल होता है, 12 ईयर्स होता है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में तो मैंने आपको बताया कि उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, जैसे ही मतलब टेरिटरी इनकॉर्पोरेट हुई, अब तुरंत भारत के नागरिक बन जाओगे। अच्छा, आपकी नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, मतलब किस तरह से आप लूज़ कर सकते हैं सिटीजनशिप, ये तो गेन कर सकते हैं। रिनंसिएशन, ठीक है, और डेप्रीवेशन और टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक, टर्मिनेशन। तो अब क्या है क्या, ठीक है। टर्मिनेशन किसमें क्या होता है, रिनंसिएशन का मतलब होता है आपने छोड़ दी, अपनी मर्जी से छोड़ दी, ठीक है। टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन और टर्मिनेशन का मतलब है आपने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली तो उस केस में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डेप्रीवेशन का मतलब है आपने कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए हैं जिसके थ्रू आपने नागरिकता ली है, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। अच्छा, अभी रिसेंटली सिटीजनशिप एक्ट में कौन सा लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत ये बोला गया था कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से 3 देशों के जो लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि 6 कम्युनिटीज़ से आ रहे हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, ये जो लोग हैं 6 कम्युनिटीज़ से आ रहे हैं, इन 3 देशों से आ रहे हैं, तो इनके लिए जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के जो प्रोविजंस हैं उस पर क्या दे दिया गया है, रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि भाई आपको सिर्फ 5 साल ही रहना होगा और उतने में ही आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्या डाउट्स, ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे यार, सारी चीज़ें प्रॉपर तो है ना। उसमें हाँ ठीक है, बिहार उसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, इसीलिए जो है उसका विरोध हुआ काफ़ी। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड दैट इज़ सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करेंट्स इज करेक्ट। कौन सा सही है इसमें। महासागरीय जल धाराएं, तो महासागर में जो जल धाराएं चलती हैं, आई थिंक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ तो अभी पढ़ लीजिए, वैसे तो मैं आई थिंक बता चुका हूँ आपको। चलती क्यों हैं, कई सारे कारण होते हैं। हवा की वजह से चलते हैं, विंड एक फैक्टर होता है, जो हमारी ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें जिसमें ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आती हैं हमारी, वो ट्रेड विंड्स होती हैं, तो उसकी वजह से चलते हैं, जो सरफेस करंट होते हैं। हीटिंग यहाँ ज़्यादा होती है, आपको पता है इक्वेटर के आसपास रीजन में हीटिंग ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और गर्म पानी गर्म हवा की तरह ऊपर उठता है और एक्सपैंड करता है, और जो ठंडा पानी होता है ठंडी हवा की तरह वो नीचे करता है, तो एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, स्लोप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर मूव करना स्टार्ट करता है। ग्रेविटी भी इसमें रोल प्ले करती है, और डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ के पानी और यहाँ के पानी में डेंसिटी का डिफरेंस होता है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से पानी मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, कल पूरा पढ़ाया था मैंने आपको। उसी तरह जब ओशन का वाटर मूव करते हैं तो उसको ओशन करंट बोलते हैं, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है, पहला तो क्यों, रीज़न क्या है, क्यों चलते हैं, मैंने आपको बता दिया, जिस पे कि कम क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, दैट इज़ कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। ये एक बार मुझे बताना, मैंने आपको वो BP कोलम वाली कप वाली ट्रिक बताई थी क्या, एक बार मुझे बताना कि मैंने हाँ अच्छा वो हाँ बिल्कुल सही है, आई थिंक मैं बता चुका हूँ इसके बारे में फिर तो, ठीक है, इसके बारे में आई थिंक मैं बता चुका हूँ आपको, इसके बारे में मैंने आपको आई थिंक बताया होगा। वो जो ट्रिक थी BP कंपनी गोल्फ का वर्ल्ड कप, चलो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है, रिकॉल हो ही जाएगा जितनी देर में पूछूंगा। तो BP कंपनी है एक, जो गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई थी कैलिफोर्निया में, हार के चली आई, ठीक है, कैलिफोर्निया में, तो हार के चली आई, तो उसको ठंडे वाटर करंट में डाल दिया गया उसको। तो B से बेंगोला है, ठीक है, बेंगोला है। P से पेरू जिसको हमबोल्ट बोलते हैं। G से ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। O से ओयाशियो है, सब लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अगर
एल से लैब्राडोर है, लैब्राडोर है। एफ से फाकलैंड है, ठीक है। और डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। सी से कैनरी, अभी दिखाते हैं तुम्हें सब। कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट यहाँ पे दिखाया नहीं गया, ठीक है। ओयाशियो ठंडा था, ठीक है। कैलिफोर्निया ठंडा था। पेरू ठंडा था, जिसको हमबोल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे अपवेलिंग जोन क्रिएट होते हैं, जो कि अल्नीनो के टाइम पे, विच इज़ अ वार्म इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। कौन? अल्नीनो। तो उस टाइम अपवेलिंग जोन नहीं बनते, फिशिंग इंडस्ट्री हैम्पर हो जाती है, ठीक है। बेंगोला कोल करंट था, ये बेंगोला है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, लिखा नहीं हुआ है, ये बेंगोला है आपका, ठीक है। और ग्रीनलैंड ठंडा है, कैनरी जो मैंने आपको बताया ठंडा है, और लेब्राडोर यहीं पे देखने को मिल रहा होगा। लेब्राडोर कहाँ गया भैया? लेब्राडोर ये रहा आपका लेब्राडोर, ठीक है। लेब्राडोर ये आपका ठंडा करंट है। तो ये सारे ठंडे करंट है। बाकी जो ये आपको याद होगा, तो इसके अलावा जितने भी बच गए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को गर्म करंट हो जाएंगे, ठीक। तीसरा जो सवाल बनता है कि जहाँ पे आपके वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे फॉगी कंडीशन हो जाती हैं, ठीक है। फॉगी मतलब फॉगी दिखेगा नहीं, कुछ धुंधला हो जाएगा, तो बेचारी मछलियाँ भी कुछ देख नहीं पाएंगी, तो जल्दी से तुम उनको पकड़ सकते हो। यानी कि बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं, फिशिंग जोन होते हैं। लेकिन हार्बर के लिए ख़राब होती है जगह। हार्बर मतलब जहाँ पे शिप्स डॉक करते हैं, खड़े होते हैं, उसके लिए बेकार जगह होती है। जैसे कि लैब्राडोर ही है और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में मिलते हैं, बहुत ख़राब है। ऐसे ही ऊपर यहाँ से क्यूरोशियो नीचे से आ रहा है और यहाँ से ओयाशियो ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ऊपर से ही तो ठंडे करंट आएंगे, यहाँ से पोल्स से, और इक्वेटर से नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ से बीच से नीचे, यानी इक्वेटर से नीचे की तरफ जाएंगे आपके जो गर्म करंट है, ठीक है। लैब्राडोर वार्म करंट है, गलत हो जाएगा। एरियाज़ वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग जोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट मूव टूवर्ड पोल्स, देखो गलत है भैया। कोल्ड करंट तो पोल में ही होगा ना, ठंडा पानी तो पोल्स में होगा, ध्रुवों के पास, तो ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आएगा, यानी कि इट विल मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर या फिर मूव अवे फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। वार्म जो है मूव टूवर्ड्स द पोल्स जाएगा, यानी एकदम उल्टा लिखा हुआ ही है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर? कुछ और दिमाग में आ रहा था, रुको जरा। कोल्ड, हाँ एक चीज़ और, एंड दैट इज़ कि जो हमारे कोल्ड ओशन करंट होते हैं, जो ठंडे करंट होते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे चलने वाली हवा भी ठंडी हो जाएगी। और हवा, ठंडी हवा की मैंने बताया था मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, बारिश नहीं कर पाती है। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें मोजावे और सोनोरन डेजर्ट देखने को मिलेगा। मोजावे और सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कल पढ़ाए थे, जरा बताओ। यहाँ पे कैनरी है, तो कैनरी में सहारा ले लो, यहाँ पे सहारा डेजर्ट ले लो। यहाँ पे बेंगोला ठंडा करंट, तो यहाँ पे कालाहारी और नामीब डेजर्ट ले लो। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट चलती है, तो यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसमें कि एक गिब्सन डेजर्ट भी है, ठीक है। तो डेजर्ट बनाते हैं ये हमारे जो वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड में ज़्यादातर तुम देखो वेस्ट में ही डेजर्ट है और वेस्ट में ही ठंडे करंट है तुम्हारे, ठीक है। एटाकामा डेजर्ट के यहाँ पे पास में एंडीज माउंटेन रेंज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, व्हेन डिड इंडिगो रिवोल्ट अ पेजेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो ये नील विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1859 में नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। किसने स्टार्ट किया था इसको स्टार्ट किया था दिगंबर और विष्णु बिस्वास ने, ठीक है। दिगंबर और विष्णु बिस्वास ने। और इसको कवर किया गया था बाई दी दीन बंधु मित्रा, उनका एक प्ले था। कोई बताएगा उस प्ले का नाम क्या था? ठीक है, जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी यहाँ पे लोगों से, ठीक है। तो ये दीन बंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा था जिसको जानते हैं नील दर्पण के नाम से, जो कि डेडिकेटेड था इंडिगो रिवोल्ट को। बंकिम चंद्र चैटर्जी की एक नावल है, बंकिम चंद्र चैटर्जी की एक नावल आनंद मठ, वो किसको डेडिकेटेड है, किस रिवोल्ट को डेडिकेटेड है, कोई बताएगा? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम, जो कि हमारा देश का नेशनल सॉन्ग है। कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका था, इसने कवर किया था जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट, उसको। शॉर्ट का टाइम आ चुका है और पहला क्वेश्चन ये रहा शॉर्ट का। व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन एशियन गेम्स 2022? भारत की जो रैंक है 2022 का जो एशियन गेम्स हुआ था, अब देखो तुम लगेगा कि यार 2022 से करंट अफेयर से पूछ रहे हैं। 2022 का ये करंट अफेयर नहीं है, 2023 में ये टूर्नामेंट हुआ था, बट ये 2022 के एशियन गेम्स थे। ये 19th नंबर के एशियन गेम्स थे, ठीक है। 19th नंबर के हुए कहाँ पे थे? ये हुए थे हांगजाऊ में। सही है, 24। अच्छा, किसी ने लिखा क्या? अच्छा, 24 जन 1950 सही है सभी का। हांगजाऊ चाइना में हुए थे। और अगले वाले कहाँ पे होंगे? 2026 वाले, ये लगा यहाँ बताओ जरा। तो हांगजाऊ चाइना में हुए थे ये, ठीक है, एशियन गेम्स 2022। और इंडिया क्या पूछा? इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 4th, पहला चाइना था,
तीसरे में रिपब्लिक ऑफ कोरिया था और दूसरे में फिर नॉट रॉन्ग जापान था, ठीक है। तो ये इंडिया तो चौथे पे था। और इंडिया की अगर बात करें तो टोटल इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल ऑफ 107 मेडल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था वो अमूल था, ठीक है। और अमूल को किसने स्टार्ट किया था, जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं, ज़रा बताइए। और हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल, ये था इसका मोटो जो हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगला वाला कहाँ पे होगा, ये एची नगोया जापान में होगा। एची और नगोया जापान में होगा ये। और जो 2030 वाला होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, दोहा कतर में, ठीक है। और वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इंडिया ने 28 गोल्ड और 107 टोटल मेडल जीते। इससे 28 गोल्ड में हमारी मनु भाकर जी भी थी, है ना, जिन्होंने अभी हमें पता है 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। इसमें सरबजोत सिंह भी थे जिन्होंने मनु भाकर के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब पता है तुम्हें क्या लगता है कौन गोल्ड मेडल जीतेगा? मुझे पता है क्या लगता है किससे कौन कौन मेडल पक्का लेके आएगा। मतलब गोल्ड आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ मेडल तो पक्का जो मुझे लगता है लक्ष्य सेन से, सात्विक और अपने सात्विक साईराज रनरेड्डी और चिराग शेट्टी से, मतलब काफ़ी एग्रेशन से खेलते हैं। और नीरज चोपड़ा और लवलीना बोरगोहेन और एक शूटर हैं, अभी आज उनका पक्का हो जाएगा मेडल अगर आज उन्होंने जीत लिया, नाम याद नहीं आ रहा है। क्या दिव्यांश पवार हैं या फिर कौन है, पाटिल हैं वो, दिव्यांश पवार या फिर पाटिल कोई है, ठीक है। तो वो उन पे लग रहा है। तो ये 5 मुझे लग रहे हैं 5। मनिका बत्रा जी तो कल अनफॉर्चुनेटली हार गई और ये हैं। और पीवी सिंधु जी से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। पीवी सिंधु का वाला कल तो मैच एक तरफा हुआ था, मज़ा ही नहीं आया देखने में। एस्टोनिया की जो प्लेयर थी वो तो बिल्कुल ही टक्कर नहीं दे पा रही थी। तो हु वॉन एशिया कप 2023 जो क्रिकेट वाला होता है, तो ये जीता इंडिया ने श्रीलंका को हरा के। इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला और मैन ऑफ द मैच किसको मिला था फाइनल में? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ही मिला कुलदीप यादव को और मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मद सिराज को, ठीक है, कुलदीप यादव को। और जो विमेंस वाला होता है एशिया कप, अभी कुछ ही 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है, वो श्रीलंका ने हमें हरा दिया अब इंडिया को। वुमेंस वाला जो था ना उसमें श्रीलंका ने हमें हरा दिया अब इंडिया को। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द डायमंड लीग इन जैवलिन थ्रो? किसने जीता डायमंड लीग 2023 वाला? अमन शेरावत, यस। गोल्ड आ गया सर, ऐसा है क्या? कहाँ आ गया बे? अभी गोल्ड कौन जीत लाएगा? अभी तो कोई ऐसा मैच ही नहीं लगा हुआ था गोल्ड वाला है। क्यों झूठ बोलते हो? इसका विमेंस 20 किलोमीटर वॉक का फाइनल है, जिसमें हमारी गोस्वामी जी हैं और गगनजीत भुल्लर गोल्फ से आज पार्टिसिपेट करेंगे। शूटिंग का भी फाइनल है 50 मीटर एयर राइफल का। अच्छा, मनु भाकर का एक और लगा हुआ है अभी 2 अगस्त को है वो। हाँ, और हॉकी भी लगा हुआ है आज बेल्जियम से। बेल्जियम काफ़ी तगड़ी टीम है। और डबल्स मेंस डबल्स टीम भी लगा हुआ है, वो बैडमिंटन वाला, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनरेड्डी। और कौन सा HS प्रोनॉय का है, निखत ज़रीन से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो जैवलिन, ये डायमंड लीग जैवलिन थ्रो की अगर बात करेंगे तो ये जाकूब वेल्देच ने जीता। ये जाकूब वेल्देच की अगर बात करेंगे तो ये चेच रिपब्लिक से हैं, चेच गणराज्य से हैं, चेच रिपब्लिक से हैं ये, ठीक है। और नीरज चोपड़ा जी की अगर बात करें तो ये 2nd नंबर पे रहते हैं। यही यहाँ ओलंपिक्स में भी इनको काफ़ी टक्कर देने वाले हैं जाकूब वेल्देच। एक पाकिस्तान से भी हैं, वो भी अच्छा ठीक ठाक खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने भी एक भी मेडल नहीं जीता है और भगवान करे जीते भी ना। 75 सेंसस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे सैटरडे को 9:15 AM पे। और लेक्स वाला क्लास भी हम जल्दी रखेंगे, लेक्स, वॉइस रॉयस एंड और भी आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स बताए थे ना, वॉइस रॉय के टाइम पे क्या हुआ था, लेक्स वाला और डैम वाला, तो वो भी हम करेंगे। गोल्ड जीते तो मुझे क्या? हाँ बात तो सही है शशांक तुम्हारे, तुम्हें क्या, तुम तो अपने ही मस्ती में मस्त हो गए ना। लेक्चर इतना लंबा क्यों करते हैं सर जी? मज़ा आता है ना लेक्चर इतना लंबा करने में, इसी का तो मज़ा है, लेक्चर लंबा कर देंगे। अब लेक्चर सोचो, लेक्चर लंबा नहीं करेंगे तो कहाँ मज़ा आएगा फिर।
थोड़ा सा नाच गाना भी तो करना होता है लेक्चर के बीच में, तो उसी वजह से लेक्चर लंबा हो जाता है। हैं थोड़ा शेरो भी खेलनी होती है, तो इस वजह से लेक्चर लंबा हो जाता है। बाकी अगर तुम्हें नाच गाना पसंद ना हो तो फिर लेक्चर मत देखा करो, है ना। बाकी करंट अफेयर्स भी करेंगे और हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नोट्स, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ कि करना अपने ही है, ठीक है, करवाना मुझे ही है। थोड़ा अगर आज लंबा हो रहा है तो कल को शॉर्ट हो जाएगा। पिछले वीक के लिए जो लेक्चर्स थे वो थोड़े से आई थिंक कम थे, शॉर्ट थे। कोई भी लेक्चर आई थिंक 1.5 घंटा का नहीं गया था। अब हाँ 2 दिन से थोड़े लेक्चर लंबे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ठीक है रिवाइज़ नहीं कराऊंगा, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं इधर उधर जो मैं चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि वो बार बार रिकॉल हो जाएं, वो काम आपको ना करना पड़े, वो मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं इस लेक्चर को 20 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सब शादी कब करेंगे? बस बेटा आरव रॉय, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, सही बता रहा हूँ, मैंने प्रण लिया था बचपन में कि आरव करके एक मेरा स्टूडेंट होगा। जिस दिन वो सिलेक्शन लेगा तभी इस शादी है जैसे कुछ कार्यक्रम के बारे में सोचूंगा, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, इंडिया वर्सेस इंडिया बैडमिंटन में? अच्छा, ऐसे में तो और मज़ा आता है कि भाई कुछ भी हो, जीतना तो इंडिया को ही है। चलो भाई, थैंक यू, है ना। जिम से भाग भाग के आना पड़ता है क्लास में, काफ़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और बस मिलते हैं कल अगली क्लास में। बाकी सैटरडे को आपको पता है कल हम लोग का लास्ट क्लास है, हाँ मतलब प्योर की सीरीज़ का नहीं, मतलब इस वीक का। और बाकी हम लोग सैटरडे को तो करने ही वाले हैं ये वाला लेक्चर, ठीक है। सेंसस का बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी जो भी टॉपिक्स में आपको चाहिए होती क्लास, आप कमेंट में लिख देंगे, तो अगर मुझे लगेगा कि हम लोगों ने FRB में नहीं किया है तो वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।